नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भाग्यश्री है। मम्मी पापा की सबसे छोटी, सबसे लाडली और शायद सबसे ज़्यादा बदमाश। सब कहते थे कि मैं घर में नहीं किसी महल में पैदा हुई हूँ। भाइयों की आंखों का तारा थी, मम्मी की नींद और पापा का गुरूर भी थी। लेकिन यह सब सुनकर मुझे कभी घमंड नहीं हुआ। हमेशा भगवान का धन्यवाद किया। अपनी पढ़ाई में बिजी रही। नरम दिल मेरे बचपन की हर आध खुशबू में बसी। सुबह स्कूल, दोपहर में मम्मी के साथ रसोई की बातें और शाम को छत पर चाय के साथ बातें करती। मेरे पापा अक्सर कहते, भाग्यश्री तुम मेरी सपना थी। मैं हंस देती, अब सपना नहीं हूँ, हकीकत हूँ। सब हंसते, लेकिन उनकी आंखों में नमी होती। एक अजीब सा डर भी छलकता रहता, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हो। ग्रेजुएशन पूरी होते ही रिश्तों की कतार लग गई। मैं संभल संभल कर हर बातें सुनती रही, क्योंकि मैं सिर्फ एक अच्छे पति की नहीं, एक अच्छे घर की भी इच्छा करती थी। फिर एक दिन मम्मी ने एक तस्वीर दिखाई। लंदन में बिजनेस करने वाला लड़का था, इकलौता लड़का। माँ, दो बहनें, सब ने कहा किस्मत वाली है, इतनी छोटी उम्र में इतनी तरक्की। मेरे सहेलियां बोलती, भाई की सिरी किस्मत है तुम्हारी, बस लंदन की सैर करना मत भूलना। लेकिन मैं चुप थी। तस्वीर देख कर दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ना हाँ और ना ही ना, बस चुपचाप सोचती रही। मैंने कहा, मम्मी क्या ये लड़का मुझे जानता है? मम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, अभी नहीं, लेकिन जान लेगा। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी बातें उनके दिल जीत लेगा। शादी के बाद तय हो गई। लड़के का नाम रघु। वह खुद नहीं आ सका, लेकिन वीडियो कॉल पर बात की। मुझे अच्छा इंसान दिखाई देता था। उसने कहा, मेरी माँ ने आपको पसंद किया है, तो बस मेरे लिए यह काफ़ी है। मैं हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुका लेती। शायद वह सब मेरी किस्मत की लकीर बन गई थी। शादी की तैयारी धूमधाम से हुई। मेरी सहेलियों ने कहा, भाई किसे तुम दुल्हन नहीं, कोई परी लग रही हो। लेकिन मैं अंदर से घबरा रही थी। इतना कुछ नया होने वाला था, एक नया घर, नई जगह। पापा ने विदाई के वक्त मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा तुम रोशनी हो, जहाँ जाओगी उजाला लेकर ही जाओगी, बस खुद को मत खोना। शादी के बाद सब कुछ नए अनजान में शुरू हो रहा है। रस्में खत्म हुई तो असल जिंदगी शुरू हुई। सुबह की चाय, रात के बर्तन, तब सब कुछ मेरी मेरी जिम्मेदारी थी। मम्मी कहती थी, शुरू शुरू में काम ही औरतों को घर में जगह दिलवाती है। शायद इसलिए मैं बगैर कुछ कहे सब कुछ करती चली गई। ना थकान, ना शिकायत, बस यही इच्छा के दिल की जीत लूंगी। सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता तैयार करती। सास को हल्की चाय पसंद थी, नंद को दूध के बगैर। रघु चाय पिए बगैर नाश्ता पूरा नहीं समझता था। मैं सबके शौक का ख्याल रखती, मगर फिर भी अक्सर सुनने को मिलता कि चाय कुछ कड़वी है। पराठे जल गई थी। एक दिन छोटी ननद पिंकी ने कहा, भाग्यश्री अगर घर के काम आते नहीं थे तो सीख लेती, माँ ने कुछ सिखाया नहीं। मैं मुस्कुरा दी, सीखने में देर नहीं लगती। मेरी चुप्पी पर कुछ नहीं बोलती थी, बस नजरें घुमा कर देखती रहती। किचन से निकल जाती, दोपहर उसमें झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, सब मेरी ड्यूटी थी। नंदे अपनी कमरे में फोन में बिजी रहती थी। फिर वह मम्मी के साथ बैठी होती। मम्मी, भाग्यश्री ने आज यह कहा, मम्मी उसने आज वह नहीं कहा। मुझे अक्सर रात को आवाज़ सुनाई देती। सास फोन पर किसी से कह रही होती कि हाँ बेटा तुम सही कहती थी, भाग्यश्री के तेवर दिन दिन बदले जा रहे हैं। पहले मैंने अपने कानों पर यकीन नहीं किया, मगर जब बातों में बारीकी आ गई तो समझ आया कि वह अपनी माँ को मेरे खिलाफ भड़के जा रही है। किसी दिन पिंकी कहती कि मम्मी देखो ना, भाग्यश्री दिन में ही 2 बार मोबाइल अपनी सहेलियों से बातें करती है। जब जवाब देती, अब तुम दोनों ही हो जो मुझे सच दिखा रही हो। मैं तो अंधी हो गई थी। मैं अंदर से टूटती गई, मगर आंखों में नमी आने नहीं दी। रघु लंदन जाने का दिल करीब आ गया था, तो सारा दिन एक अलग ही माहौल में डूबा हुआ था। सास चुप थी, नंदे अपने कमरों में बिजी, और मैं अपने दिल की हलचल संभालने की कोशिश कर रही थी। रघु ने सामने पैक करते वक्त कहा, बस 5 साल की ही तो बात है, बिजनेस में कुछ जरूरी काम है, तुमसे दूर रहना आसान नहीं होगा। मैंने सर हिलाया, जबकि अंदर कुछ खाली महसूस हो रहा था। एयरपोर्ट पर जाते हुए वह बार बार मुझे बातें बता रहा था, अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, कुछ भी चाहिए तो जल्दी मैसेज करना।
मम्मी का ख्याल रखना और हाँ, खुद को भी नज़रअंदाज मत करना। मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी। दिल में बहुत कुछ था लेकिन जुबान पर चुप्पी थी। रघु के जाने के बाद घर का सुकून वैसा ही रहा जैसे वह चाहते थे, लेकिन मेरे लिए यह दिन बहुत बदल गए थे। सुबह आँख खुलती तो कमरे की खामोशी मुझे गोद में ही ले लेती। रघु की मौजूदगी में जो हल्की सी चहल पहल रहती थी वह अब किसी हवाई झोंके की तरह गायब हो चुकी थी। सास अभी भी किचन के कामों में हमेशा कीचड़ निकालती थी, लेकिन जब रघु की गैर मौजूदगी का फायदा भी उठा रही थी। रघु होता था तो तुमसे बात करता, अब तो जो मैं कहूँगी वही होगा। यह शब्द अक्सर किसी न किसी बात पर दोहराया जाता। पैसे वक्त पर आते ही रहे, जितना मांगती अकाउंट में मिल जाता था। मैं किचन में कुछ नए बर्तन मंगवाए, बेडरूम में पर्दे लगवाए, अपनी कुछ सहेलियों के साथ मार्केट जाकर कुछ अच्छे ब्रांड के जोड़े खरीद लिए। बाहर की चीज़ें खूबसूरती मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन अंदर एक खालीपन फैलता जा रहा था। एक शाम नंदिता के शब्दों में जहर हुआ था। भाभी, खूब शॉपिंग हो रही है, लगता है भाई दिल खोल कर भेज रहे हैं पैसे। मैंने हल्के शब्दों में कहा, मुझे जो चाहिए होता है रघु दे देते हैं। वह मुस्कुरा कर कहने लगी, बस पैसे दे देना काफ़ी नहीं, पत्नी को तो इज्जत भी देना चाहिए। यह शब्द शायद मुझे अंदर से छू लेने के लिए काफ़ी था। सास ने बातों ही बातों में कहा, रघु को भी अब समझ आ जाएगा, पत्नी रखने का मतलब सिर्फ पैसे भेजना नहीं होता। तुम्हारी तरह आराम से बैठे बैठे खर्च करना कौन नहीं चाहेगा। मैंने उन शब्द को बर्बाद किया, लेकिन रातें मेरे लिए बहुत भारी था। रघु को मैसेज लिखा, बात करनी है, कॉल करें। उन्होंने जल्दी वीडियो कॉल का, चेहरा थका हुआ था, आवाज़ में नमी। सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ बस दिल किया बात करने का। वह हंस पड़े, मेरा दिल भी करता है कि रोज़ बात करूं, लेकिन काम में कैद किया हुआ है। कॉल के बाद मैं सोचती रही कि इतनी दूर में सिर्फ प्यार बाकी है या सिर्फ ज़रूरत। रघु को मेरी जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों का अंदाजा नहीं था। रघु को मेरी छोटी छोटी जिंदगी की चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, और मैं हर बार यही सोचकर चुप हो जाती थी कि वह दूर है, मजबूर है। कभी कभार अपनी सहेलियों से बात करती तो यह कहती कि कितनी किस्मत वाली हो, पति बाहर है, पैसे आ रहे हैं, आज़ाद भी हो। मैं सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया करती। किसी को क्या बताती कि आज़ादी सिर्फ बाजारों में घूमने की नहीं होती, इज्जत की, अपनेपन की भी होती है। घर के कामों में लगे रहने से दिल बहलता था। मगर एक दिन सास ने अचानक कहा, भाग्यशाली, तुम्हारे हाथ की दाल आज बहुत पतली थी। रघु होता तो तुम कभी ऐसी नहीं बनाती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आगे से ध्यान रखूंगी। रात को सोने से पहले रघु को कॉल की, रघु, क्या कभी ऐसे हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए यहीं आ जाओ? वह चौंका, भाग्यश्री, अभी से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी तो बिजनेस सेट हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने बात बदल दी, लेकिन मेरे सवाल ने मुझे खुद हैरान कर दिया। शायद मैं थक चुकी थी यह जानने से सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। रघु के जाने के बाद इस घर में मैं एक नौकरानी जैसी थी। सास ने एक मेहमान को चाय देते हुए कहा, यह हमारी बहू है, नंदन वाली बेटे की। यह हर काम कर लेती है, बस दिल थोड़ा छोटा है। सब हंस पड़े, लेकिन मेरे अंदर कुछ चटक सा गया। मैंने एक दिल आईने में खुद को देखा, कपड़े, जेवर, महंगी चीजों से लिपटी हुई एक खामोशी औरत जिसकी बातों का वजन कम हो चुका था। सोचने लगी, क्या सच में मेरी जिंदगी में सुकून है या सिर्फ एक संभाला हुआ दुख? अब रघु से बात में भी वह पुरानी गर्मी नहीं थी। एक दिन उन्होंने कहा, तुम कुछ बदल गई हो, पहले जैसी बात नहीं हो रही है। मैंने दिल में कहा, तुम भी तो पहले जैसा नहीं रहे, सिर्फ पैसे भेजने वाले मशीन हो। मैं उन सब के बावजूद चुप थी, क्योंकि मैं रघु को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में अपने इज्जत की तलाश में हर दिन करती रही। जिंदगी जैसे एक गोले में घूमने लगी थी। रघु अभी अभी लंदन में था, पैसे वक्त पर आते थे। मैं अब घर के हर काम को चुप से करती थी, लेकिन उस चुप्पी में भी कुछ आवाज़ थी जो सिर्फ मैं सुनती थी। वह बातें, वह इशारे, वह नजरें, हर सब कुछ मैं सहती रहती। दोनों नंदों की शादियां हो चुकी थी। पिंकी दूसरे शहर और नंदिता अपने पति के साथ दूसरे मुल्क में जा चुकी थी, लेकिन उनके ना रहने से मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं आया। वे लोग हर दूसरे दिन
किसी न किसी बहाने उनका फ़ोन कॉल आता। सास मोबाइल कान में लगाए आधे आधे घंटे बोलती रहती और बाद में उनकी राय घर पर लागू होते। एक दिन सुबह ही सास ने कहा, भाई किसरी, आज दोपहर को खाने में कुछ हल्का सा बनाना। नंदिता कह रही थी, तुम हर वक्त भारी चीजें बना देती हो, मेरे लिए ठीक है। मैं चौंकी, वह यहाँ तो नहीं, फिर कैसे जानती है? सास ने नजरें चुराई। फोन पर बात हुई थी, मैंने बताया था। मैं चुप रह गई, लेकिन दिल में एक कट सा लग गया। वह दोनों घर से जा चुकी थी, मगर घर उनके राय पर चलता था। अक्सर नंदिता पिंकी वीडियो कॉल पर बात करती, अपने पति के साथ बैठी होती, माँ से बात करती, मम्मी रघु के कमाई का हिसाब रखा करो, बहू की मानोगी तो वह सारा फैशन पर उड़ा देगी। एक दिन सास को दवाई लेने शहर जाना था। मैंने कहा, मम्मी आप रुकिए, मैं खुद ले आती हूँ। वह जल्दी बोली, नहीं नंदिता, नंदिता ने कहा है कि तुमसे बाहर के काम ना करवाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने गुस्से से पूछा, क्या मैं बीमार हूँ या बस जिम्मेदारी नहीं? वह चुप रही। कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वह मेरे हर कदम की खबर अपनी बेटियों को देती है और बेटियां अपने माँ को मुझसे अलग रखने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। एक दिन रघु ने वीडियो कॉल की। मैंने पूछा, क्या कभी नंदिता पिंकी से तुमने से पैसे मांगे? वह चौंक कर बोले, नहीं, क्यों? मैंने बात बदल दी, बस यूं ही पूछ लिया। कुछ दिन पहले मैंने सास के कमरे में एक लिफाफा देखा था जिस पर विदेश का एड्रेस था। ना चाहते हुए भी मैंने लिफाफे को देखा, अंदर से विदेश नोट झांक रहे थे। मैं कुछ बोली नहीं, मगर उस दिन मेरे दिल में पहली बार ख्याल आया कि रघु की कमाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, सास के जरिए नंदू तक पहुंचाई जा रही है। एक दिन जब रघु ने बताया कि उनसे कुछ पैसे घर भेजे हैं ताकि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकूं, मैं रघु से पूछ लिया, आपने मेरे लिए पैसे भेजे हैं? रघु ने कहा, हाँ, मैंने माँ को कहा था कि तुम्हें दे दें, उन्होंने तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, मगर मुझे याद आया कि वह वही दिन था जब सास ने एक नया मोबाइल मंगवाया था और किचन में कहा था कि नंदिता की मैसेज अब मैं ढंग से पढ़ा करूंगी। मेरे अंदर जैसे धुआं भरने लगा था। हर छोटी चीज़ों में अब मुझे शक होने लगा था। मैंने एक दिन सास से कहा, रघु ने जो पैसे भेजे, क्या उनमें से कुछ मुझे दे सकती है? मुझे बिल देना है। वह बोली, और दोनों के लिए संभाल कर रखा है, कोई खास जरूरत हो तो बताओ, मैं वह चीज़ें खरीदूंगी। यह सुनकर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं इस घर में पत्नी कम मेहमान ज़्यादा हूँ। पति की कमाई भी मेरे काबू में नहीं, ज़रूरत के हिसाब से मुझे पैसे खर्च करना था। किचन में नंदिता की कॉल आई। सास स्पीकर पर बोल रही थी कि हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। भाई की श्री अब कुछ ज़्यादा ही चुप रहती है, शायद समझ आ गया है कि घर का खर्च कैसे चलता है। नंदिता की आवाज़ आई, बस माँ, अपना कंट्रोल कभी मत खोना, भाई की कमाई की हकदार तुम हो, तुमने ही सब कुछ संभाला है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में आग भर दी हो। वह पल था जब दिल में नरम सा हिस्सा भी सख्त हो गया था। अब मैं पैसे सेव नहीं कर रही थी, अपना हक मांगने के लिए तैयार रहती थी। उस रात रघु का मैसेज लिखा, अगर तुम्हारी कमाई पर मेरा हक नहीं तो क्या मैं इस घर में तुम्हारी नौकरानी हूँ? जवाब आया, भाई केसरी, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, बस माँ को मैं समझा दूंगा, तुम दिल पर ऐसी बातें मत लो। अब सिर्फ शक था या शिकायत नहीं थी, अब समस्या अपने हक की थी। मुझे यह समझ आ चुका था कि इस घर में जितना भी मेहमानी करूँ या फिर मेहनत करूँ, जब तक फैसला किसी और के हाथ में होगा, मैं सिर्फ एक साया बनी रहूंगी। एक शाम मैंने रघु से वीडियो कॉल पर बात की। एकदम मैंने उसे सीधी बात की, रघु, मुझे घर पर पूरा कंट्रोल चाहिए, पैसे, फैसला, हर चीज़ पर सब कुछ मेरे हाथ में हो। वह चौंका, भाई की श्री, माँ का क्या होगा? वह सारी जिंदगी घर संभालती आई है, मैंने रघु को घर कर देखा है, फिर मुझे क्यों यहाँ लाया गया है? क्या सिर्फ काम करने के लिए? भाई केसरी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैंने तुम्हें खर्च करने के लिए कभी कुछ नहीं कहा, जो मांगो दिया, लेकिन पूरे घर का कंट्रोल तुम्हें देना यह थोड़ा मुश्किल है। माँ को बहुत बुरा लगेगा। मैंने बात खत्म की तो फिर मुझे भी फर्क पड़ेगा, जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा मैं बात नहीं करूँगी। कॉल बंद कर दी। अगले दिन मैंने सास कहा, मम्मी, अब आपकी तबीयत भी कुछ कमज़ोर लगती है, ठीक होगा कि आप कुछ काम मुझ पर छोड़ दो? उन्होंने जवाब दिया,
जब तुम सही तरीके से घर का काम सीख जाओगी तब कुछ सोचा जाएगा। अभी तो हर दिन कुछ ना कुछ बिगाड़ती ही रहती हो। मैं दिल में फैसला कर लिया था कि रात को रघु को मैसेज किया, मैं मायके जा रही हूँ। जब तक इस घर का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं आता मैं वापस नहीं आऊँगी। उसने जल्दी जवाब दिया, भाई किसरी जिद मत करो, बात कर लेते हैं ना, कुछ हल निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने मोबाइल साइलेंट पर रख दिया और सुबह अपना बैग पैक किया। सास के कमरे से चलती हुई बाहर की तरफ आई। उन्होंने अजीब नजरों से मुझे देखा। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मैं अपने घर। वह बोली, यह भी तो तुम्हारा ही घर है, बस इस बात का फर्क है कि यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलती। मैं कुछ कहे बगैर निकल गई। मायके पहुंची तो मम्मी को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, थोड़ा वक्त चाहिए। मम्मी ने सर पर हाथ फेरा, जितना वक्त चाहिए ले लो। रघु ने कई बार कॉल भी की मगर मैंने नहीं उठाया। 4 दिन बाद उसने एक लंबा मैसेज भेजा, तुम जानती हो मैं लंदन में अकेले हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन तुम यूं ही नाराज होकर चली जाओगी तो यह नहीं सोचा था कि फिर एक मैसेज आया। मैं रोज सोचती हूँ कि क्या सच में तुम्हें वह सब नहीं मिला जो तुम्हारा हक है? क्या तुम्हें सिर्फ घर के कंट्रोल की चाहत है? मैंने जवाब दिया, रघु मुझे सिर्फ कंट्रोल नहीं भरोसा भी चाहिए था, जो तुमने कभी नहीं दिया। उस दिन रात को देर तक सोचती रही, क्या मैं सच में हद से बढ़ गई हूँ या बस हद मेरे लिए रखी गई है जिससे आगे जाना मेरी हिम्मत थी। कुछ दिन बाद पिंकी की कॉल आई, भाभी माँ बहुत परेशान है, रोज रोती है, कहती है भाई केसरी के बगैर घर सोना लगता है। मैंने कहा अगर इतनी कमी महसूस होती है तो कुछ हक देने का फैसला भी दिखा दे, सिर्फ काम लेने से रिश्ता नहीं बनता। पिंकी बिल्कुल चुप हो गई। अगली शाम रघु ने फिर कॉल की। इस बार मैंने उठा ली। वह धीरे से बोला, अगर मैं माँ से बात करूं और वह मान जाए तो क्या तुम वापस आ जाओगी? मैंने कहा बात सिर्फ मानने की नहीं, पूरे कंट्रोल की है। फैसला तुम्हें करना है रघु। 2 दिन बाद एक गाड़ी मायके के दरवाजे पर रुकी। दरवाजा खुला तो सामने मेरी सास थी। उनके हाथ में रघु का खत था। वह, यह लो, रघु ने तुम्हारे लिए भेजा है, कहता है माँ अगर तुम मान जाओ तो भाई केसरी को ले आओ। और मैं मान गई हूँ। मैंने हैरानी से देखा, आप मान गई? वह चुप से बोली, उम्र हो गई है ना, अब ना हिम्मत है ना शिकायत, मगर तुम चाहती हो कि घर तुम्हारे हाथ में हो तो संभालो। बस एक बात याद रखना, जो कंट्रोल मांग रही हो वह बोझ भी होता है। मैंने वापसी का बैग तो बांध लिया लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी कुछ बाकी था। मैं चौकन्नी थी, गाड़ी में चुप थी, रास्ते बदलते जा रहे थे। घर का दरवाजा खुला तो माहौल कुछ बदला सा लग रहा था। सास ने दरवाजा मेरे लिए खोला था और मैं एक ऐसी हैसियत में दाखिल हुई जो पहले कभी ना मिली थी। किचन, फ्रिज, अलमारियां सब मेरे फसलों चलते रहते थे। नौकरानी मेरे कहने पर काम करने लगी थी। अब सारा पैसा मेरे हाथ में आता था। घर का सारा कंट्रोल अब मेरे हाथ में था। रघु ने अगली कॉल पर कहा, माँ ने तुम्हें सब कुछ सौंप दिया, अब तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैंने हल्का सा मुस्कुराहट का जवाब दिया, खुशी धीरे धीरे महसूस होगी। पहले दिन ही मैंने घर का सारा होलिया बदला दिया। अपने घर के पर्दे नए लगवाए, टीवी नई लगवाई और नौकरानी को समझाया कि हर रोज सुबह सब कुछ साफ होना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। सास अब अपने कमरे तक रहती थी। वह मुझे कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ इतना पूछती थी कि चाय पी ली है, और मैं कभी हाँ कभी ना में जवाब देती। मैंने 1 महीने में घर को बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले लिया। रघु को हर चीज़ की तस्वीर भेजती। वह हंसता, तुमने तो घर को हॉस्टल बना दिया है। मैंने पहली बार बाजार जाकर अपनी पसंद से शॉपिंग की, सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं, अब शौक के लिए भी। महंगे ब्रांडेड जूते, महंगा परफ्यूम्स, और मैंने पहली बार यह सब बगैर परमिशन के लिए थे। कुछ दिन के बाद तो पुरानी सहेलियां घर आई। मैंने उनके लिए खाने का शानदार इंतजाम किया, महंगे डिनर सेट पर खाना दिया। एक ने कहा, भाई केसरी तुम बदल गई हो। यह सब कब से? मैंने सिर उठाकर कहा, जब से मेरे घर का कंट्रोल मेरे हाथ में है। कभी मैं अपनी दोस्तों के साथ घूमने जाती तो कभी घर पर बर्थडे डिनर। रघु को हर चीज़ की खबर थी। वह बस इतना कहता कि तुम खुश हो तो तसल्ली है मुझे। एक शाम सास के कमरे के बाहर से गुजरते हुए मुझे उनकी खांसी सुनाई दी। मैं कुछ देर रुकी फिर आगे बढ़ गई। उनके लिए किचन में खाना बना होता। अगर अब मैं खुद हाथ नहीं लगाती थी तो नौकरानी को कह देती थी मम्मी का खाना उनके कमरे में दे आना। एक दिन सास ने धीरे से कहा, भाई की सारी दवा खत्म हो गई है,
लेती आना। मैंने कहा हाँ, मगर मैं अगले दिन शॉपिंग में इतनी बिजी रही कि भूल गई। रात को वापसी पर जब कमरे में दाखिल हुई तो वह सो रही थी। मैंने चुपके से मोबाइल पर तस्वीर अपलोड की। नई जूती, नया नया बैग, नया ड्रेस। रघु को हर बारी नई फरमाइश भेजती। वह हमेशा एक जवाब देता, लो बस खुश रहो। अब घर की कोई भी सलीके मुझे परवाह नहीं थी। सास कमरे से बाहर आकर कुछ कहना चाहती, मगर मेरे तेवर देखकर लौट कर चली जाती। एक दिन मैंने कहा, मम्मी अब तो आप आराम करें, यह आपकी मेरी जिम्मेदारी है, आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। उन्होंने कुछ पल मुझे देखा और कहा, ठीक है, मैं तो पहले ही बुरी हो चुकी हूँ। शायद वह अब सब उनके तरफ से था, लेकिन मेरे लिए एक सिग्नल था। मैं दोपहर को ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवा कर लौटी तो रघु को वीडियो कॉल आई। वह मुस्कुरा रहा था। तुम अब बिल्कुल अलग लगती हो। मैंने कहा, यही तो चाहिए था ना तुम्हें, एक ऐसी पत्नी जो दुनिया के हिसाब से चले। वह कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, बस अपना ध्यान रखो। अब मैं वह भाग्यश्री नहीं थी जिसे किसी से इजाज़त लेनी पड़ी। अब मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने लगी थी। बाजार में जब मैं किसी महंगी चीज़ की तरफ देखती तो बस कीमत देखकर पीछे नहीं हटती थी, मगर इतनी बड़ी दुनिया संभालने के बाद कुछ कमरे आज भी मुझे चुप कर रहे थे। जैसे वह सास का कमरा, जिससे कोई आवाज़ नहीं आती थी, ना ही शिकायत, ना कोई आशीर्वाद, बस एक चुप्पी थी जो मेरे आराम के शोर में कभी दब गई थी। मैंने खुद से कहा, कंट्रोल मिल गया और मैंने उसका इस्तेमाल भी सीख लिया। अब कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल मौजूद था जो मैं खुद से भी छुपाती, क्या सच में यह कंट्रोल मेरी जीत है या बस एक और तमाशा? जवाब मेरे पास नहीं था और शायद मैं जानना चाहती थी। सास ने पहली बार धीरे से कहा, भाग्यश्री, मेरे शुगर की दवा खत्म हो गई है, शाम को लेती आना। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, आज आ गया तो ले आऊंगी। बस यह सब उस वक्त की बात है जब मेरी अयासियाँ चरम सीमा पार कर चुकी थी। एक नई जिंदगी, मेरे फैशन, मेरी सहेलियाँ, मेरे कपड़ों की तैयारी में सास की दवा मेरी लिस्ट में बहुत नीचे आ चुकी थी। दोपहर को मैं अपनी सहेली अमृता के साथ मार्केट गई। एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था, उसी की ओपनिंग्स थी। रघु की कॉल आई, कुछ चाहिए तो बता देना, मैं कॉल कुछ चीज़ें हिंदुस्तान भेज रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, एक नया फ़ोन देख रही हूँ, भेज दो। शाम को वापस आई तो सास कमरे में लेटी हुई थी, चुप थी। मैंने दरवाज़ा खोला। वह थोड़ा सा उठकर बोली, दवाई मैंने लापरवाही से कहा, नहीं, मैं भूल गई, कल से ले आऊंगी। अगली सुबह मैं तैयार हो गई थी। नौकरानी भागती हुई आई, मैडम जी, माँ जी को कुछ हो गया है, बोल नहीं पा रही है, हाथ पाँव भी हिला नहीं रही है। कमरे में गई तो सास का आधा जिस्म बेजान पड़ा था, आंखें खुली थी मगर जुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, उन्हें पैरालाइज अटैक आया है। मैडम जी, उनका बीपी ज़्यादा हाई था। दवाई बंद हो गई थी। मेरे अंदर कुछ पल के लिए खाली सा हो गया था। रघु को खबर दी। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं टिकट बुक करवा रहा हूँ, कुछ दिन में आ जाऊँगा। सास को अस्पताल में 2 दिन रखने के बाद घर शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर ने कहा, अब पूरा आराम की ज़रूरत है, रोज़ाना की फिजियोथेरेपी, वक्त पर दवा और एक आदमी को बराबर उनके ख्याल रखेगी। यह सब मेरे बस के काम नहीं थे। मैं कमरे में चुप बैठी थी, सास को देख रही थी। वह सब बिल्कुल हर काम के लिए दूसरों पर मोहताज हो गई थी। 2 दिन तक मैंने खुद उनका साथ बैठकर सब कुछ किया, खाना खिलाया, दवाई दी, वॉशरूम लेकर गई। लेकिन तीसरे दिन मुझे बहुत महसूस होने लगा कि पार्टी की दावत, मेरी सहेलियों का मैसेज बार बार आ रहा था, तुम्हारे बगैर यहाँ मज़ा नहीं आया। मैंने दिल में कहा, बस आधे घंटे की बात है, माँ सो रही है, नौकरानी भी है, और निकल गई। वापसी पर नौकरानी घबराई हुई थी। माँ जी ने दोबारा पानी मांगा, फिर चुप हो गई। कमरे में गई तो वह बेबस छत की तरफ देख रही थी। पास जाकर कान में पूछा, कुछ चाहिए? उनकी जुबान कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया, मगर उनकी आंखों में जो बेबसी थी वह मैं साफ देख सकती थी। अगले दिन फिजियोथेरेपी वाला आया। मैंने कहा, रोज नहीं करवा सकती, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। उसने कहा, रोजाना ही फिजियोथेरेपी लेनी है, नहीं तो उनके हालात ख़राब हो जाएगी। मैंने एक बार फिर दिल में एहसास किया। रघु को खबर भिजवाई,
कि फिजियोथेरेपी महंगी पड़ेगी। जवाब आया, जो ज़रूरी है करवाओ, हफ्ते पैसे भेज दूंगा। लेकिन खर्चे से ज़्यादा समस्या वक्त की है। सास को वही व्हील चेयर पर वॉशरूम ले जाना, खाना वक्त पर देना, कपड़े बदलना, सब कुछ अब मेरे फैशन लाइफ में रुकावट आने लगी थी। 2 दिन के बाद एक फंक्शन थी। मैंने पहले ही नौकरानी को कह दिया था कि अगर मम्मी उठे तो पानी दे देना, मैं बस कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। फंक्शन से वापसी पर गेट खोला तो कमरे में सास चीख रही थी, वॉशरूम भाई की शरीफ। मैंने गुस्से से कहा, अभी तो पानी दिया था ना, 2 मिनट सुकून भी नहीं। मेरा सब्र जवाब दे गया था। एक पल को मेरे लिए अब मरीज नहीं, एक रुकावट लगने लगी थी। मैंने गुस्से से कहा, सारा दिन बस अपनी दवा, बाथरूम, मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं। वह रो रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। किसी आंखों में एक सवाल था कि जो मैं समझना नहीं चाहती थी। अब मैं उनसे बात कम करने लगी। नौकरानी उनकी देखभाल करती, सिर्फ निगरानी रख करती। एक रात कमरे से चीख सुनकर मैं दौड़ी। बिस्तर पर से सास गिर चुकी है, शायद हाथ बढ़ाकर पानी लेना चाह रही थी तो बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई थी। मैंने उन्हें दोबारा बिस्तर पर लेटाया और सोचा, यह सब कुछ कब तक, आखिर कब तक मैं उनकी नर्स बनी रहूंगी। अब वह सिर्फ बीमार ही रहेगी। मेरे आराम, आज़ादी और ज़िंदगी के बीच एक रुकावट बन गई थी। एक दिन मैंने सुबह नाश्ता बनाकर नौकरानी को दिया और कहा, उनके कमरे में दे आना, मुझे एक कॉल करनी है। कुछ देर बाद सास की आवाज़ आई, भाई केसरी, पानी। मैंने तेज आवाज़ में कहा, अभी तो पिलाया है, हर थोड़ी देर बाद शोर क्यों करती हो। फिर बोली, प्यास बहुत लगी है। मैं गुस्से में उठी, किचन से गिलास भरा, दरवाजे से उनके पास जाकर कहा, ये लो, जितना पीना है पी लो, हर 2 मिनट बाद आवाज़ देती रहती हो। उन्होंने कांपते हाथों से गिलास पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे और पानी उनके चेहरे पर गिरने लगा। सिसक पड़ी, लेकिन मैं पलट कर कमरे में चली गई। शाम को सहेली से बात कर रही थी, वह मुझे अपने घर बुला रही है, कहीं घूमने जाना है। सास दोबारा आवाज़ देने लगी। मैंने गुस्से में मोबाइल मेज पर पटका, कमरे में गई और कहा, क्या मेरा यही काम रह गया है कि मैं, वह शायद बैठना चाहती थी, अभी तो लेटी थी। अब फिर वह डर के मारे कुछ बोल ना सकी। मैंने व्हील चेयर घसीटा, उनके जैसे तैसे बैठाया। उन्होंने चीख कर कहा, बस करो, अब कोई और काम करने दो। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन जुबान बंद। कुछ दिन बाद पिंकी की कॉल आई, भाभी मैं आ रही हूँ, माँ को देखने का दिल कर रहा है, 2 दिन रुकूंगी। मेरे लिए यह खबर परेशानी बनी थी। मैंने नौकरानी से कहा, कमरा साफ करो, पिंकी आ रही है, माँ को भी जरा साफ सुथरा बना दो जैसे पहले थी। पिंकी आई तो मैंने सास के बिस्तर के करीब जाकर उनके हाथ थामे, आवाज़ बदल कर कहा, मम्मी देखो कौन आया है। पिंकी, तुम्हारी प्यारी बेटी। सास ने हल्का सा सिर हिलाया लेकिन नजरें झुकी हुई थी। पिंकी ने पलटकर माँ का हाथ पकड़ा, मम्मी कैसी हो। वह बोल ना सकी। मैंने जल्दी से कहा, बस कमज़ोर हो गई है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम फिक्र ना करो, सब संभाल लूँगी। पिंकी कुछ देर उनके पास बैठी रही, फिर मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी आपने सच में बहुत सेवा की है। माँ अब सिर्फ आप पर भरोसा करती है। मैंने नॉर्मल सा मुंह बना लिया, रघु की माँ है, मेरी भी माँ है। पिंकी के सामने मैं सास के पास ज़्यादा वक्त बिताती, उनका दुपट्टा संभालती, तकिया सीधा करती, खाना अपने हाथों से देती। वह सब चुपचाप इस बदलते हुए रूप को देखती रही, जैसे कुछ कहना भूल गई हो। रात के वक्त जब पिंकी कमरे में सोने के लिए गई, मैं सास के पास गई और धीरे से बोली, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अगर जुबान खोली तो सब कुछ खत्म कर दूंगी, समझ गई। वह चुप हो गई, मेरी तरफ देखती रही, आंखों में कुछ कहना था मगर डर ने शब्द को कैद कर लिया था। दूसरे दिन पिंकी जाते वक्त मेरा हाथ पकड़कर कहा, बस माँ को ज़्यादा अकेला मत छोड़ना, अब वह सब आपके सहारे हैं। मैं भरोसा दिलाया कि तुम बेफिक्र रहो। जैसे ही वह गई, मैं सास के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, अब कोई तमाशा नहीं, जो चल रहा है वही चलेगा। उस रात जब उन्होंने पानी के लिए बुलाया तो मैंने उनसे आवाज़ को अनसुना कर दिया। जब सीखने लगी तो भी मैं अपने कमरे के में कान में हेडफोन लगा कर बैठी रही। कुछ देर बाद कमरे में जाकर पानी रखा और कहा, पीना है तो पी लो, ड्रामा मत करना।
वह चुप से गिलास की तरफ देखती रही। मैं दरवाजा बंद करके वापस आ गई। दिन ब दिन सास की हालात और कमजोर होने लगी। मैं अपने सास की तरफ से बहुत लापरवाह हो गई थी। मुझे सिर्फ वह बोझ लगती थी। ऐसा लगता था कि यह बोझ कब उतरे मेरे सर से। नंदिता भी फोन करती तो मैं अपना फोन साइलेंट पे रख देती। एक दिन नौकरानी दरवाजे पर मुझे आवाज दे रही थी, मैडम जी, माँ जी ने बिस्तर खराब कर दिया। शायद उठने के लिए आवाज दे रही थी, लेकिन आपने सुना नहीं। मैं तेजी से सास के कमरे में गई। दरवाजा खोलते ही एक बदबू का झोंका आया। बिस्तर गीला हो चुका था। वह आंखें बंद किए चुपचाप लेटी थी, चेहरे पर शर्मिंदगी, आंखों में बेचैनी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उन पर चिल्ला पड़ी, इतना भी नहीं हो सकता कि थोड़ा इंतजार कर लेती। तुम्हारा नौकरानी नहीं कि वह हिलने की कोशिश कर रही थी, कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने चादर ली, उसके कंधे पर हाथ मारा। कुछ शर्म करनी चाहिए तुम्हें। मैं क्या दिन रात तुम्हारे पीछे लगी रहूं? वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। बिस्तर को ठीक किया और उनको बहुत बुरा भला सुनाया। नौकरानी दरवाजे के करीब खड़ी थी। मैंने घूर कर उसे देखा। क्या देख रही हो, साफ करो यह सब। नौकरानी झुक गई। मैडम जी, पहले मम्मी जी को थोड़ा उठा ले, मैंने कहा। हटाओ उन्हें एक तरफ बिस्तर पर। उस वक्त सास की हालत ऐसी थी कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ आंखों से कुछ कहना चाह रही थी। मैंने उनका हाथ झटक कर खींचे, उन्हें एक तरफ करके बिस्तर पर नया चादर बिछाया। एक प्लास्टिक की चादर नीचे बिछाई ताकि बदलना ना पड़े। नौकरानी चुप से काम में लगी रही। कमरे से बाहर आई, दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई। मेरी सांस तेज था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गुस्से की झलक साफ नजर आ रही थी। मैं रघु को भी फोन किया था कि माँ के हालात खराब है। रघु ने कहा, ठीक है, तुम संभालो, तब तक मैं छुट्टी लेकर आता हूँ। मैंने अलमारी खोली, कुछ जोड़े निकाले, बैग में रख लगी। कपड़े रखते हुए एक ही सोच चल रही थी कि बस कुछ हो गया, अब एक दिन भी यहाँ नहीं रुक सकती। रघु को मैसेज लिखा, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, तुम वापस आ रहे हो तो मम्मी का ख्याल रख लेना। कॉल आई, मैंने नहीं उठाई। नंदिता ने कॉल भी आदि, मम्मी की हालात कैसी है, मैं परेशान हूँ। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस बैग की जिप बंद की और अपना पर्स चेक किया। एटीएम कार्ड वगैरह सब रख लिए। दिल में एक ख्याल पल रहा था कि कुछ दिन अगर उन्हें कोई देखने वाला ना हो तो खाने पीने को कुछ ना मिले तो शायद भगवान कुछ फैसला कर देगा। फिर यह बोझ भी नहीं रहेगा और डर भी। गेट बंद करते हुए मैंने एक पल को अपने सास के कमरे की तरफ देखा। उनकी आवाज आई, भाई केसरी, कहाँ जा रही हो? मैं रुक कर दरवाजे के कोने से झांका। वह बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों में एक थका हारा सा सवाल था। मैंने एक पल को नजरें मिलाई, फिर पलट कर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजे पर ताला लगाया, सीढ़ियां उतरी, रिक्शा मंगवाया और सीधा माँ के घर चली गई। रास्ते में मेरी सहेली का फोन आया। कहा, कहाँ गायब हो गई? अगले वीकेंड पर कुछ प्लान करें? मैंने जवाब दिया, बस थोड़ी देर में फ्री होकर बात करती हूँ। गाड़ी जब मायके के दरवाजे पर रुकी तो मैंने सुख का सांस लिया। दिल ने जैसे कहा कि कुछ दिन की बात है, बस कुछ खुद को खत्म हो जाएगा। दिमाग में एक गंदा सा ख्याल आ रहा था, मगर वह मर जाए तो शायद सब कुछ आसान हो जाएगा। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं जानती थी कि यह सोच गलत है, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। और यही पल था जब मैं हकीकत से पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। मायके में गुजरते दिन ऐसे थे जैसे मैं किसी के निकल कर आजाद हो गई हूँ। सुबह की नींद, अपनी मर्जी का खाना, कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं। मोबाइल बंद रखा, रघु की कॉल भी ब्लॉक कर दी, सिर्फ मेरी सहेली से बात हो रही थी। सुबह हुई तो मैं सहेली के साथ चली गई। एक हफ्ते घूम कर वापस आई। मम्मी ने पूछा, वापस कब जा रही हो? मैंने कहा, बस एक आधा दिन में थोड़ा आराम कर लूँ फिर निकलती हूँ। सच तो यह था कि मैं इंतजार कर रही थी कि चुप से वक्त बीते, ताकि जब वापस जाऊं तो वह आवाज और जिस्म का बोझ ना बचे। 2 हफ्ते बाद दोपहर को मैंने अपने घर का रास्ता पकड़ लिया, टैक्सी ली, सीधा ससुराल चल पड़ी। रास्ते में दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी
बड़े बोझ से छुटकारा मिल गया हो। घर के सामने पहुंची तो दरवाजा थोड़ा अलग लगा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर ताला खोलना चाहा, लेकिन ताला लगा ही नहीं था। जरा सा दरवाजा पर धक्का मारा, वह खुलता चला गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खुशबू, कुछ अलग साहब बदला हुआ लगा। घर साफ सुथरा था। मेरे कमरे से एक औरत निकली जो बहुत ही सजी धजी और खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे देखते ही उस पर टूट पड़ी। यह मेरा घर है, मैं क्या कर रही है? तभी पीछे से आकर रघु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जोर का थप्पड़ मारा। मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर पकड़ाकर कहा, जिससे आई हो वैसे उल्टे कदम चली जाओ, और बाकी रात और बात जो है वह कोर्ट में जाकर करेंगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक पल में मेरी दुनिया ही वीरान हो गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। मैंने जोर से चीख कर कहा, पहले यह बताओ यह औरत कौन है? उसने कहा, मैंने दूसरी शादी कर ली है और इस औरत ने मेरी माँ की जान बचाई। वह औरत मेरे पति की पहली मंगेतर थी। उसकी शादी कहीं और हो गई थी और कुछ दिन पहले ही उसके पति देहांत हो गया था। वह वहां अपनी मौसी के घर आई थी। तभी उसने रघु के माँ को तड़पते हुए देखा। उसे अस्पताल ले गए। तभी भाई के श्री को गए कुछ ही देर बीते थे, तभी वह चिल्ला रही थी। ममता ने उनकी आवाज सुनी और वह उन्हें अस्पताल ले गई, और उसने ही रघु को, नंदिता को और पिंकी को अस्पताल में बुलाया था। और रघु की माँ के हालात बहुत खराब थे और नौकरानी ने भी उनके खिलाफ गवाही दी थी। रघु ने ममता को सहारा देने की ठान ली थी और ममता ने शादी करनी थी। भाग्यश्री को डिवोर्स देने का फैसला किया। जब डिवोर्स की बात उसके माँ बाप को पता चली तो वह बहुत परेशान हुई। डिवोर्स का केस चल रहा है। भाग्यश्री डिवोर्स लेना नहीं चाहती थी। मैं कोर्ट में किसी भी तारीख पर नहीं गई थी। वह घर में ही बिना खाए लेटी रहती। वह अब बहुत शर्मिंदा थी और पछता भी रही थी। उसने घर में कंट्रोल इसलिए लिया ताकि वह अपनी सास को अपने काबू में रख सके। उसने उससे बढ़कर उससे उनकी मौत की साजिश थी। वह उन्हें मार देना चाहती थी। उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया और रघु को भी खो दिया। भाग्यश्री के माता पिता उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वह जो कुछ खो चुकी थी अब दोबारा शादी करने के कंडीशन में नहीं थी। रघु की माँ काफी हद तक ठीक हो गई थी। ममता ने उनके घर को काफी हद तक स्वर्ग बना दिया था। रघु ने भी अपना बिजनेस भारत में ही कर लिया था और ममता के साथ बहुत खुश था। इधर भाग्यश्री दिन रात उसकी याद में अपने आप को भुला बैठी थी। अभी भी भाग्यश्री का कोर्ट में केस है। वह चाहती है कि वे रघु के साथ रहे, लेकिन रघु उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं आप लोगों से पूछती हूँ दोस्तों, क्या रघु को मुझे माफ कर देना चाहिए या नहीं? क्या मैं रघु के साथ अपनी दोबारा जिंदगी शुरू कर सकती हूँ? और मेरी वीडियो कहाँ से कहीं तक भी आप लोग देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक्स करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों परिवारों के में साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।